नए पृष्ठ से नया अध्याय जो हम चालू कर रहे हैं वो है एनलाइन। क्या चीज? पर एनलाइन फ्रिक्शन पढ़ने से पहले जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ा जाता है वो होता है कंस्ट्रेंट। क्या पढ़ा जाता है यार? आवाज क्या पढ़ा जाता है? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मोशन। मैं आपको मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बात कह दूं, मैकेनिक्स अभी चालू हो गई, इधर चल रहा है एनलाइन फ्रिक्शन, दूसरी तरफ क्या काइनेमेटिक्स चालू हो गया है। काइनेमेटिक्स, एनलाइन फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल टॉपिक है जो वास्तविकता में बहुत लंबा जाता है, वास्तविकता में बहुत। पर एक बात आप समझ लो, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिक्स आपको हम पूरे 2 साल भी पढ़ा सकते हैं और फिर भी ये खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए मैकेनिक्स में जितना हम बोल रहे हैं उससे ज्यादा अकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 साल पढ़ने के बावजूद भी ऐसा सवाल आ सकता है जो किसी से भी हिले। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं मैकेनिक्स अनंत है। अच्छा, दूसरी बात, अनंत तो है ही, बच्चा क्यों लग जाता है इसमें? क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट आने लगता है, बच्चे को क्योंकि इंटरेस्टिंग है। पर अपने को एक लिमिट से ज्यादा इसमें घुसना नहीं घुसना, जितना हम बोल रहे हैं। आप ही मान के चलो कंस्ट्रेंट मोशन में आपको पढ़ाऊंगा, 2 से 3 लेक्चर में आपको कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाऊंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर कंस्ट्रेंट मोशन वास्तविकता में आज तक कंस्ट्रेंट मोशन का टिपिकल सवाल जेईई में पूछा नहीं गया है। काइनेमेटिक्स आप पढ़ोगे, हाँ, पर यह बात सही कि कंस्ट्रेंट पढ़े बिना एनएलएम आना पॉसिबल। ऐसे ही काइनेमेटिक्स आप पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स में वास्तविकता में 2 ही जगह से सवाल आएंगे, या तो रिलेटिव मोशन, कौन सा? रिलेटिव मोशन, और दूसरा सवाल आएगा आपका ग्राफ से। कहां से? ऐसे ही आप समझो। पर काइनेमेटिक्स क्यों जरूरी है? काइनेमेटिक्स, मान लीजिए आपने बोला फोर्स बराबर K(Q1 Q2 by R², ये कौन से चैप्टर में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। कोई शक वाली बात? तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है अपना K(Q1 Q2 by R²। अच्छा ठीक भाई, K(Q1 Q2 by R²। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसे R1 दूरी से छोड़ दिया जाए तो बताओ R2 दूरी पर क्या रफ्तार होगी? ये सवाल करने के लिए आपको काइनेमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? पर डायरेक्ट काइनेमेटिक्स से सवाल आएगा ये जरूरी? तो हम उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दें। डायरेक्ट काइनेमेटिक्स से सवाल आएगा ये कोई जरूरी? बट काइनेमेटिक्स को यूज करते हुए आगे वाले चैप्टर्स में सवाल आएगा, तो उसको उतनी ही महत्ता अपने को देनी है। गॉट माय पॉइंट? अरे आवाज नहीं आ रही? हाँ ना बोलो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, फालतू की बातें ज्यादा नहीं करते, काम की बात पे आते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं है? दिख रहा है क्या कहीं? रुमाल लाया क्या कोई? सो वी विल स्टार्ट विद कंस्ट्रेंट मोशन। कौन सा मोशन? कंस्ट्रेंट मोशन। बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात, बहुत सुंदर, बढ़िया लगा, अच्छा लगा। कंस्ट्रेंट मोशन पे बातें करते हैं अपन। बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर। आज का लेक्चर कोई बहुत टफ नहीं जाएगा, नॉर्मल तरीके से जाएगा, रफ्तार जैसा आप बोलेंगे वैसे मैं मेंटेन करूंगा। कंस्ट्रेंट, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के कंस्ट्रेंट है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के कंस्ट्रेंट है। भाई सुबह 7:30 बजे आना है, क्लास आनी है, 9 बजे आना है, क्लास आनी है, कंस्ट्रेंट है। यहाँ से मिलके घर जाना है, घर वाले 3000 रुपये भेजेंगे महीने के, इससे ज्यादा भेजने वाले, हमारा खर्चा इतने में ही चलाना है, बीवी घर पे मारती है, जो भी है। पर हमारे जीवन में बहुत सारे कंस्ट्रेंट है। उसी कंस्ट्रेंट को मैकेनिक्स में एक नाम दिया गया है और उससे कई रिलेशन निकाले गए हैं। आप कैसे तय करते हो कि मेरे को जो है महीने में इस पे इतना पैसा खर्च करता है? क्योंकि आपने पहले कंस्ट्रेंट बना ली कि भाई मेरे को महीने में 3000 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3000। उसमें मेरे को खाने का भी देना है, उसमें मेरे को मोबाइल भी रिचार्ज कराना है, फिर बचेगा तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर लूंगा। सो यू हैव अ कंस्ट्रेंट और एवरीबडी हैज अ कंस्ट्रेंट। पर यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट है। वास्तविकता में अगर हम कंस्ट्रेंट में बात करें तो 2 टाइप के मेजर आपके कंस्ट्रेंट यहाँ पे पढ़े जाएंगे। वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। कितने? कौन से? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज। वेज समझते हो? स्लांट, इंक्लाइन प्लेन, रॉड के साथ उनका कंस्ट्रेंट। तो 2 टाइप के मेजर कंस्ट्रेंट आप पढ़ोगे। कौन कौन से? आवाज, कौन कौन से? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। मेजरली हम पढ़ने वाले स्ट्रिंग। क्या चीज? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अच्छा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ने से पहले क्या हमें थोड़ा बहुत स्ट्रिंग के बारे में जान लेना? अरे यार हाँ ना बोल। आई कार्ड यार दे दे, डोरी चाहिए मुझे। मान लीजिए आपकी डोरी है, डर गया लड़का, टेरर तो है साला अपना। क्या कहते हो यार? बेटा तेरी ड्रेस कहाँ है? नीली। तेरी कहाँ है? क्या इस स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ सकती है? हाँ, ऐसे करूंगा तो स्लैग जरूर हो सकती है, पर बढ़ तो इसकी कंस्ट्रेंट देखिए, ऐसे बढ़। बेसिकली अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इस स्ट्रिंग के मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर है। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो बोले सर हो गई चेंज। अरे यार, स्लैग करने पे हो सकती है, स्लैग करने पे हो सकती है। पर अगर ये टाइट है, पर अगर ये इफ स्ट्रिंग इज टाइट
then distance between 2 points always remains same. अरे वानी हाँ ना बोले यार. If string is tight, then distance between 2 points always remain. ये constraint है. ये ओहो. अच्छा, जो स्ट्रिंग हम पढ़ रहे हैं अभी बेसिक वाली, जिस स्ट्रिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग हम लेंगे मासलेस. कैसी लेंगे? मासलेस लेंगे और इनएक्सटेंसिबल भी लेंगे. इनएक्सटेंसिबल मतलब उसको खींच कर लंबा करा. वास्तविकता में तो जब आप ऐसे करते हो ना, तो वास्तविकता में शायद 0.001 mm का चेंज आता हो, पर हम उसे कंसीडर करते हैं. हम जो स्ट्रिंग लेते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि वो इनएक्सटेंसिबल है. क्या है? मतलब उसकी लेंथ को बढ़ाया जा और उसका कोई मास. हम अगले एनएलएम फ्रिक्शन तक यही सब पढ़ेंगे. थोड़ा बहुत एनएलएम में हो सकता है मास वाली स्ट्रिंग की बात करें, अभी नॉर्मल कोर्स में यही बात कर रहे हैं. तो जो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं वो मासलेस है. और एक बात हम समझ गए, और हम ये भी समझ गए कि अगर स्ट्रिंग टाइट है, अगर स्ट्रिंग टाइट स्ट्रिंग, कैसी स्ट्रिंग? अगर टाइट स्ट्रिंग है तो ए और बी के बीच की दूरी इज कांस्टेंट. वो कभी भी चेंज बता लेना. जल्दबाजी मत करो, सुनते चलो. बहुत बेसिक लेक्चर है आज का, कोई टफ वाली बात नहीं है. इनके बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं. अब इससे क्या सीखे साहब? मान लो कहां गई ये समझ. मान ले स्ट्रिंग है, ठीक. ये स्ट्रिंग के 2 पॉइंट है जो जहां मैंने पकड़ रखे हैं, समझो. इस पॉइंट की रफ्तार शायद इधर है. अरे यार हाँ ना बोल. इस पॉइंट की रफ्तार शायद, इन दोनों की रफ्तार अलोंग द स्ट्रिंग हो, ये कोई जरूरी? अरे हाँ ना बोल यार. मेरे को किसी ने बोला भाई साहब ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक. मेरे को किसी ने बोला ये आपकी स्ट्रिंग है. मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या बुरा मानने वाली बात. उसने बोला कि अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट की रफ्तार इधर है v1, कितनी है? अरे भाई कितनी है? और मान लो उसने बोला कि इस पॉइंट की रफ्तार है इधर v2. ये एंगल θ1 है और ये एंगल क्या तू v1 v2 में कोई रिलेशन बता सकता है? क्या बता सकता है? कैसे बता सकता है? क्योंकि तू जानता है अगर स्ट्रिंग टाइट है तो इन दोनों के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी. अरे यार हाँ ना बोल. दूरी चेंज होने का क्या मतलब है? v1 बराबर v2, v1 बराबर v2. तो फिर क्या बराबर? सब लोग बोलो. अगर इनके बीच की दूरी चेंज रहनी है तो इस v2 का इधर कंपोनेंट कितना? v2 cos. इस v1 का इधर कितना? क्या अगर मैं ध्यान से सोचूं दूरी बराबर रहनी है तो v1 cos θ1 v2 cos θ2 के बराबर होना? अरे नहीं आया. अरे नहीं आया. भारत माता की. तो भाई साहब v1 cos θ1 बराबर. अरे यार, कई लोग इतने निर्लज हैं, मेरी इतनी एनर्जी डालने के बाद भी साला. तो कंस्ट्रेंट ने क्या बोला? v1 cos θ1 इक्वल्स टू. सोच, अगर ये एक्सीलरेटेड होता तो क्या a1 cos θ1 बराबर a2 cos θ2? उसमें कोई शक वाली बात नहीं है. क्या सीखे? इफ द स्ट्रिंग इज टाइट देन वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स along the string remains. नहीं आया. हाँ सर, ये बात मुझे समझ आई सर, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से समझ आया. कंस्ट्रेंट में मैं एक बात सीखा कि if the string is tight then velocity of any 2 points along the string remains. अब इस पे सवाल करेंगे, वो एक अलग बात. उसके पहले एक और चीज अपन समझेंगे. पहले जो मैं बोला चमका उतार, ये लेके स्ट्रिंग, ये लेके, और जो मैं लिखा रहा हूं लिख, और जो मैं लिखा रहा हूं वो लिख. देखिए खैर, तो लिखें if string is tight, then distance between 2 points remains constant. Then distance between 2 points on the string remains constant.
constant, and this implies that velocity of these 2 points, and this implies that velocity of these 2 points, the velocity of these 2 points along the string is same. Along the string is same. वैसे मैं यहां से भी सवाल चालू कर सकता हूं, पर मैं स्ट्रिंग की कुछ बेसिक बातें आपको और यही बता देना चाहता हूं, जो एनएलएम में भी बताई जा सकती है, पर अपन यही समझ लेते हैं, बहुत बेसिक बात है। वास्तविकता में स्ट्रिंग में जो फोर्स आता है उसे क्या बोलते हैं? करेक्ट। फोर्स की बहुत सारी वैरायटी, उसमें से एक कौन है? तो स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो इसकी टेंशन के बारे में यही थोड़ी सी बात बेसिक सी, हालांकि एनएलएम में करनी चाहिए, बट ठीक है, अपन यहाँ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक, अब क्या करें साहब? अच्छा, अगर हम जानते हैं, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये मास है, ये ऐसे स्ट्रिंग है, ये ऐसे मास है। मान लीजिए सिस्टम ऐसे चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक। क्या इसमें टेंशन आएगी? क्या आवाज नहीं आई यार? इसमें क्या आएगी? अच्छा, टेंशन एक टाइप का फोर्स है। वास्तविकता में फोर्स की 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का रोल आएगा रोटेशन में। कहां आएगा? कहां आएगा? अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स की 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नहीं आया? सोच, मैं फोर्स यहां लगाऊं तो अलग तरीके का इफेक्ट होगा, यहां लगाऊं तो क्या, यहां लगाऊं तो शायद क्या मुझे इसे उठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? यार आवाज नहीं, यहां ना बोलो, कोई बुराई तो खैर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात रोटेशन में, कहां पे? मैग्नीट्यूड की बात भी यहां नहीं कर रहे, यहां पे सिर्फ बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। किसकी? किसकी? तो हम जानते हैं कि फोर्स बहुत टाइप के होते हैं। फोर्स की 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। उस फोर्स का एक स्पेशल वर्जन है जो स्ट्रिंग में आता है, जिसे हम बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं, क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं टेंशन। और वो टेंशन के बारे में बात करते हैं डायरेक्शन को लेकर। अगर कभी आपने ध्यान से सुना हो तो टेंशन ऐसे लगाते हैं। अरे ऐसे सुना है क्या? ऐसे एरो देखा है क्या? अब ऐसा क्यों लगाते हैं पहले समझें। मुझे बताइए एरो क्या दिखाता है? किस पे डायरेक्शन? ये ऐसे लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना। ऐसे ले लो या आप ऐसे ले लो, देखिए ऐसे। मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग लटकाई ऐसे छत से, तो क्या इस पे टेंशन ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं? अब मुझे एक चीज बताओ कि जब आपने ऐसे लगा ली, ये एरो क्या दिखाते हैं? क्या टेंशन फोर्स है? पहली बात, एक बात समझ लो, टेंशन की डायरेक्शन सिर्फ अलोंग द स्ट्रिंग हो सकती है। टेंशन की डायरेक्शन, क्या ये स्ट्रिंग इस ए ब्लॉक को ऊपर धक्का लगा सकती है? ये ऊपर धक्का, ये ऊपर धक्का। अरे हाँ ना बोल यार, सोच लो। तो टेंशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। कैसे? और जब हम किसी भी ब्लॉक से जुड़े हुए टेंशन की डायरेक्शन को बनाते हैं तो एरो क्या दिखाता है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। समझे? कंफ्यूज ना हो, सोच के देख। ये स्ट्रिंग, अगर मैं ए का डायग्राम बनाऊं तो ए पे टेंशन किधर लगाओगे? पीछे। तो ये एरो वो दिखाता है। अगर आप स्ट्रिंग का डायग्राम बनाओगे तो उल्टा बनेगा। ये ए ऐसे, ध्यान से देखो, तो बी पे ऐसे। और अगर आप स्ट्रिंग को बनाओ तो स्ट्रिंग पे टेंशन ऐसे। अरे यार, तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? पर जो मैं एरो बनाता हूं वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अरे यार, बात बहुत छोटी सी है पर क्लैरिटी होनी नहीं। आया कि नहीं आया? सो T is basically direction जो है that shows the direction of force on the object by the string. Yes or no? Yes sir. अगर स्ट्रिंग पे देखोगे तो उल्टा है। जो एरो है वो हमेशा ऐसे लगता है कि वो स्ट्रिंग को दबाना चाहता है। वो स्ट्रिंग को, जो एरो बनाते हैं वो हमेशा ऐसे लगाते हैं कि वो स्ट्रिंग को, जबकि क्या ऑब्जेक्ट उसे खींचना चाह रहे हैं? yes, जबकि ऑब्जेक्ट उसे, क्या डायरेक्शन का मतलब समझ में आया है? yes, तो भाई साहब, स्ट्रिंग में एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है जिसे हम टेंशन कहते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग।
टेंशन इज ऑलवेज। और एरो हम ऐसे दिखाएंगे कि ताकि हम बता पाएं कि क्या डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट पर स्ट्रिंग द्वारा। क्या डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट पर? नहीं आया, नहीं आया। बोलू की बात समझ आ गई है? एक छोटी सी बात और समझते हैं इसी के बारे में। देख मैंने यहाँ पे टेंशन टी लिया, यहाँ पे भी टेंशन टी लिया, बराबर लिया अलग अलग? एक्सलेट कर रहा है बराबर अलग अलग? बराबर अलग अलग कैसे बता बराबर? हाँ हाँ हाँ, कई लोग सही बोले, लॉजिक ढूंढ लेते सर हम तो ये सब तूने देखा है, मैं उसका लॉजिक दे रहा हूँ बस। कई लोग कह रहे हैं ये कब देखा? अरे यार, क्या सभी लोग 9वीं 10वीं पास हैं? पक्की बात? गुड। तो ऐसा अगर हम ध्यान देंगे ए, मैं इसका छोटा सा पोर्शन ले लूँ कोई भी, मैं तो नहीं मानता सर कि इनमें टेंशन सेम है, मैं तो अलग अलग मानूंगा। जूम इट, इधर मान लो टेंशन T1, इधर मान लो टेंशन, क्या सिस्टम चल रहा है ए से? बेसिक इक्वेशन 9वीं में जरूर सुनी होगी, F बराबर M है। F बराबर, अरे सुना है क्या? क्या F नेट फोर्स होता है? क्या M मास होता है? क्या A एक्सेलरेशन होता है? क्या F बराबर M लिखो, F बराबर M लिखो, F बराबर M लिखो, F बराबर M लिखो। T2 माइनस T1 मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग। क्या हमने जीरो माना है? क्योंकि हम स्ट्रिंग कैसी ले रहे हैं? कैसी ले रहे हैं? ओहो हो, तो क्या T2 बराबर इसलिए नहीं आया। अगर मास वाली स्ट्रिंग होगी, अगर मास वाली स्ट्रिंग होगी तो ऐसा हो ये जरूरी? अरे हाँ ना बोलो यार, तो ऐसा होगा ये जरूरी? अरे कभी तो हाँ ना बोलो, सोच लो। अरे गारंटीड। एक मिनट, तो हम क्या सीखे? स्ट्रिंग में एक नया टाइप का फोर्स होता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द लाइन, अलोंग द स्ट्रिंग होती है। एरो ऐसे दिखाते हैं कि वो डायरेक्शन बताती है ऑब्जेक्ट पर स्ट्रिंग द्वारा, और फोर्स हमेशा ऐसे लगता है कि वो स्ट्रिंग को दबाना चाहता है। गॉट माय पॉइंट? और हम टेंशन बराबर लेते हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं। क्या इतनी बात चमक आई है? जो मैंने बोला और जो समझा अपनी भाषा में उतार ले। जो मैंने बोला और समझा वो अपनी भाषा में उतार ले कि टेंशन हमेशा क्या अलोंग द स्ट्रिंग लगती है? लिख बेटा अपनी भाषा में, टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगती है। जो एरो दिखाते हैं वो डायरेक्शन दिखाते हैं फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक या ऑब्जेक्ट, जो भी आप बोलो। ये दो बातें जरूर लिख लेनी है, हालांकि सब एनएलएम में आएगा ज्यादा, और अभी अपन समझ लेते हैं स्ट्रिंग के बारे में क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ भाई हो गया क्या? अपनी भाषा में लिख लिया क्या सबने? क्या सबकी आवाज नहीं आई? सोच लो। गुड। अब बहुत बेसिक बेसिक सी बातें और अपन करते हैं। देखिए, मान लीजिए चाय नहीं चाहिए, वैसे कोई बात नहीं, रख दो। कोई चाय पिएगा? कोई चाय पिएगा? जूस पिएगा? जूस पिएगा ये। चलो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि आपका ऐसे ऑब्जेक्ट है, देखिए ये आपका ए, ध्यान देख, ये आपका ए और ये आपका बी। सिंपल, मान लीजिए बी इधर दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। बताओ ए, क्या सब लोग बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? कितनी है? तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? पहले तो क्या इतनी देर से, इतने दिनों से यही पढ़ रहे थे भाई साहब? सिंपल लॉजिक है। क्यों? पर लॉजिक वही है जो मैंने अभी बोला, क्योंकि इसी से अपन आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए स्ट्रिंग को मोटा बनाया, क्या इस बी का हर पार्टिकल, क्या स्ट्रिंग का ये पॉइंट भी इधर 5 से भाग रहा है? तो ये कितने से भागेगा? ये इसलिए 5 आया, इसलिए। अरे नहीं आया। लॉजिक वही है जो भी बात करी, हालांकि ये हमारे लिए कॉमन सेंस था, ये हमारे लिए वो एक अलग बात, पर ये है नॉर्मल सी बात। प्रदा जो बोला चमका। अब और सुन, मान ले मैं तेरे को बोलूं कि भाई, थोड़ा सा अच्छा सवाल सुनना ध्यान से। मान लीजिए मैं तेरे को बोलूं, देख कैसे, ध्यान समझना। ये मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर ऐसी सिचुएशन है कि ये ए ब्लॉक है, ये ऐसे गया, ऐसे पुली से होता हुआ ये ऐसे,
ऐसा बोला गया कि ए की रफ्तार 10 है, कितनी है 10, और बी भी इधर ही चल रहा है, पर कितने से चल रहा है हमें पता नहीं। ये एंगल 53 है, ये एंगल 53। अब सोच, क्या ये भी 10 से चलेगा? ये 10 से कितने से चलेगा? लॉजिक से सुनते हैं, कितने चलेगा? 10 cos 53 कि 10 sin 53 कि 10 by cos 53 कि 10 by sin 53? तो क्या सिचुएशन समझ आई है? अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है, अब मैंने आपसे पूछा अगर ये 10 है तो ये कितना है? ये b कितना है? 10 cos 53, 10 sin 53, 10 by cos 53, 10 by sin 53। लॉजिक चलते हैं। क्या अपना अपना आंसर सोच लिया? अगर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रखोगे तो चारों ऑप्शन आ सकते हैं तुम्हारे, इसमें कोई शक वाली बात। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। आप सुन, अच्छा लॉजिक यही वाला। मैं तो लॉजिक से चलता हूं कि सर थोड़ी स्ट्रिंग मोटी बनाते हैं, समझते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से देखेंगे, फिर यहां जूम कर दूंगा, परेशान मत होना। इस पॉइंट की रफ्तार कितनी? अगर आप इस स्ट्रिंग को देखो, मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसे थोड़ी मोटी बना रहा हूं, ये सिचुएशन है। इस पॉइंट की रफ्तार कितनी? किधर? इसकी कितनी? ऐसे कितनी? ऐसे कितनी? ऐसे कितनी? ऐसे कितनी? ऐसे कितनी? इस पॉइंट की रफ्तार है कितनी? इधर। पर इस पॉइंट की वास्तविक रफ्तार किधर है? किधर है बोलो? ये तो बी से जुड़ा हुआ है यार। मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट वास्तविकता में किधर जा रहा है? ऊपर की सीधा? सब लोग बोलो ये वास्तविकता में किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? सीधा जा रहा है भाई साहब, इधर। अब मुझे एक चीज बता, ये 53 मान लेते हैं रफ्तार v, और v किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्योंकि स्ट्रिंग टूट, ये सब वहां से आएगी, स्ट्रिंग टूट। अब मुझे बताओ असली रफ्तार कौन है? v की 10। असली रफ्तार कौन है? v की 10। v की 10। कंफ्यूजन मतलब, क्योंकि कंफ्यूजन ही है यहाँ पे, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसलिए ढंग से समझा रहा हूं। ध्यान समझना, असली इस पॉइंट की असली रफ्तार किधर है? स्ट्रिंग पे जो पॉइंट है वो किधर जा रहा है? इधर कि इधर? अरे यार इधर जा रहा है ना। पर स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट से पता पड़ रहा है कि इस पॉइंट की इधर की तरफ रफ्तार 10 होनी। तो असली रफ्तार 10 है कि ये v है? आवाज नहीं, 10 है कि v है? 10 है कि v है? कंपोनेंट किसका लेते हैं? असली का कि नकली का? असली कौन है? तो v का कंपोनेंट 10 की 10 का v। यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए ढंग से समझ लो। असली कौन? तो कंपोनेंट किसका लेंगे? तो v cos 53 is 10 या 10 cos 53 is v? v cos 53 is 10। मेजर डाउट है इस जगह का, फिर से समझ। अभी भी कई लोग सोच रहे हैं साला गलत पढ़ा रहा है। ये गलत नहीं पढ़ा रहा, पढ़ा सही रहा हूं, तेरे को कंफ्यूजन होता है इसलिए बता रहा हूं। लॉजिकली सोच, इस पॉइंट की रफ्तार किधर है? असली में किधर जा रहा है ये पॉइंट? पर मैं जानता हूं क्योंकि ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट फॉलो होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि अगर स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो स्ट्रिंग की इधर रफ्तार 10 होनी चाहिए। इसे 10 होनी चाहिए क्योंकि 10 10 10 10 10। अगर ये 10 नहीं होगी तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। अगर ये 10 नहीं होगी तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। अरे भाई साहब, प्राण प्रखेरु उड़ गए कि बच गए? अब डाउट क्लियर हुआ या पक्की बात? सब पहले लगता था आता है, अब लग रहा है कि कुछ भी। अरे आया कि नहीं आया? तो v cos 53 आंसर कितना आया? cos 53 के लिए क्या सब लोगों को cos 53 sin 33 का ये ट्राइंगल आता है? फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ये कितना 5, ये कितना 3, ये कितना 4, तो ये कितना 37, ये कितना 53, तो ये कितना 90। ये ट्राइंगल याद होना। cos 53 की वैल्यू कितनी हुई? 3/5। तो आंसर आया 50/3। वो तो एक अलग बात। मेजर बात ये है
और ये रटना है, ये समझ में आना चाहिए कि 10 cos 53 इज नॉट इक्वल टू v, ये इज इक्वल टू v। ये गलत इक्वेशन है और ये करेक्ट इक्वेशन है, और ये बात तुझे समझ में आनी चाहिए। असली का कंपोनेंट लेते हैं जिधर वास्तविकता में ऑब्जेक्ट जा रहा है। और देख, अब सुन, अब पहले तो क्या लॉजिक समझ आया? अगर समझ आया तो एक सवाल सब लोग करेंगे। देखिए, डरना मत। देखो, इसी तरीके का बिल्कुल आसान कराऊं कि बिल्कुल ऐसा कि थोड़ा सा अच्छा? बिल्कुल ऐसा तो नहीं कराऊं, थोड़ा सा अच्छा। आइए, मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे पुली, ऐसे ये एक ब्लॉक ए और ये एक और ब्लॉक बी, ठीक। ये एंगल 37 है, ये एंगल 53 है, ये ए है। बोलो क्लियर? ये रफ्तार v है, ये रफ्तार 20 है। क्या तुम v निकाल सकते हो? क्या तुम v निकाल सकते हो? ट्राई करो, ट्राई करो। पुली स्टेशनरी है, पुली स्टेशनरी है, कर पाए? कर पाए? अरे कर पाए? चलो लॉजिक बताओ, लॉजिक अभी भी वही है। अब मुझे बता, ये पॉइंट की इधर रफ्तार कितनी है? 20। तो अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है? सब लोग बोलेंगे क्या ये एंगल 37 है? क्या ये 20 है? तो ये रफ्तार कितनी है? आवाज नहीं आई यार। ये रफ्तार कितनी है? 20 cos 30। कंफ्यूज मत होना, असली रफ्तार कौन है? 20। पर हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में कौन सी रफ्तार चाहिए होती? क्या अलोंग द स्ट्रिंग? यहां ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि जिधर ब्लॉक है क्या उधर ही स्ट्रिंग है। अरे नहीं आया, पर ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। तो हमने बोला ये 20, तो इसकी इधर रफ्तार कितनी? 20 cos 37 यानी कि 16। कितनी? क्या मैं टफ पढ़ा रहा हूं? क्या समझ आ रहा है? 16 16 16 16 16 16 16। अरे यार, क्या इस पॉइंट की भी इधर रफ्तार 16 होनी? पर इस पॉइंट की असली रफ्तार कौन है? 16 की भी। सोच के बोलो, 16 की भी, 16 की भी। तो क्या लिखूं? v cos 53 इज इक्वल टू 16, और cos 53 के लिए 3/5। अब सॉल्व कर लो तो ठीक है, 80/3। लड़का भावुक हो गया। एक मिनट, आया कि नहीं आया? कितने लोगों ने सही कराए? हाथ खड़े कर दो। एक और की बात समझ आ गई है? एक और कर लो। हालांकि बिल्कुल ऐसा ही, थोड़ा थोड़ा स्ट्रिप वाला लगा देता हूं। ध्यान सुनना, ध्यान सुन, ध्यान से देख। मान लीजिए ऐसे, गलत मत करना। मान लो ऐसे एक वो है, क्या है? रॉड। उस रॉड में एक छल्ला है। रॉड फ्रिक्शनलेस है, छल्ला भी फ्रिक्शनलेस है, सब कुछ बढ़िया है। इस छल्ले से एक रस्सी बंधी हुई है जो एक स्टेशनरी पुली से जाती हुई ऐसे एक ब्लॉक पर जाती है। बोलो क्लियर? मान लो ये ब्लॉक ए है और इस ब्लॉक की रफ्तार इधर 10 है और ये एंगल 37 है। बताओ छल्ले की रफ्तार। तुम्हें सवाल समझ ही नहीं आया? आया नहीं आया? सिंपल सवाल है, एक छल्ला है, मतलब एक रॉड है, रॉड में छल्ला फंसा हुआ है और छल्ले से होते हुए ब्लॉक ए ऐसे है और ब्लॉक नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कैसे? 10 मीटर पर सेकंड से। बोलो। गांधी जी कहाँ है? तुम दोनों चश्मा एक्सचेंज कर लो।
हाँ यार ये सबका सही होना चाहिए यार। बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे सब लोग बोलो। कैसे करूं पहले बताओ। क्या सबसे पहले हमें छल्ले की असली रफ्तार देखनी चाहिए। छल्ला कंस्ट्रेंट है, क्या वो इधर ही चल सकता है? तो क्या छल्ले की रफ्तार भी इधर ही रहेगी? यार बेकार रिस्पॉन्स यार। सोच के देखो, ये पॉइंट 10 से नीचे 10 10 10 10 10, क्या ये पॉइंट इधर 10 से जाना? पर इस 10 की रफ्तार असलियत में, क्या इसकी रफ्तार वास्तविकता में v इधर है? असली कौन? v की 10, v की 10, v की 10। तो क्या लिखेंगे? v cos 37, यानी कि v इंटू 4/5 इक्वल्स टू 10। मेरे हिसाब से 50/4। अरे 12.5 कितना? कितने लोगों का सही हाथ खड़ा कर दो। गुड। और कराऊं? समझ आ गया? अगर ऐसे दो स्ट्रिंग में कनेक्टेड ब्लॉक होंगे तो मुझे सवाल करने में कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं भाई साहब। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की फर्स्ट फॉर्मेट है। और भी सवाल में करा सकता हूँ, बच्चे को नहीं आता तो इधर छल्ला लगा लो, इधर कर लो, ऐसे पुली ले लो, फिर उस ब्लॉक को भी यहाँ चला लो। क्या इस तरह का सवाल होगा? कर लोगे? अपने मन से पूछो या सॉल्व नो। बच्चों को नहीं समझ आ रहा, 2-4 और करा देता हूँ। डिपेंड करता है वो तो। कराओ? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है ना? बात खत्म। तो अगर एक स्ट्रिंग से दो चीजें कनेक्टेड होंगी और दोनों चल रही होंगी, दोनों चल रही होंगी, तो भाई साहब मैं सवाल कर लूंगा। अब थोड़ा टफ लेवल और, एक ये स्ट्रिंग का फर्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। सेकंड पे आते हैं। सोच ये पुली भी चलने लगे। अरे यार, तो क्या सवाल टफ हो जाएगा? फिर ऐसे सवाल भी करेंगे जिसमें पता नहीं क्या क्या चलेगा। 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, पुल्ली भी, रामलाल भी। अरे यार, अभी जो स्ट्रिंग में कंस्ट्रेंट लगाई है उसमें 2 ही ब्लॉक चल रहे थे। उसमें मतलब उसके 2 ही पॉइंट हिल रहे थे। अगर ध्यान से देखो तो 2 ही पॉइंट थे, एक ये वाला पॉइंट और हिल सब रहे थे, पर यही अटैच थे। कंस्ट्रेंट चेंज हो जाएगा अगर चीजें इससे ज्यादा चलने लगेंगी। और उसका सबसे सेकंड स्टेप है, वो है पुली ब्लॉक मशीन। पुली ब्लॉक, जिसे आप एटवुड मशीन भी कहते हो। क्या कहते हो? जो आप बेसिक जानते हो उसको समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपकी पुली है, बिल्कुल बेसिक सी बात। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपकी पुली है और पुली ऐसे है। इसे आप चाहो तो बोल सकते हो सेकंड फॉर्मेट। जो अभी तक पढ़ रहे थे वो क्या थे? सेकंड फॉर्मेट। 3 फॉर्मेट पढ़ाऊंगा जिसमें सब कवर हो जाएगा, है ना? अब देख, सेकंड फॉर्मेट क्या कहती है कि मान लो पुली ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है बी, बहुत बढ़िया, ये ए और ये बी। मान लो बी नीचे दौड़ रहा है 10 से, तो ए कितने से दौड़ेगा? कितने से? इधर। क्या तुझे पता है ये बात? तुझे इसलिए पता है कि तुझे पता है ये 10 10 10 10 10 10 10 10। ये तो बहुत पुराना लॉजिक है, सॉल्व नो। पर ये सवाल टफ कब हो जाएगा? जब कौन चलने लगेगी? कौन चलने लगेगी? अरे नहीं आया, पुली भी चलने लग जाए भाई साहब। मान लीजिए भाई साहब अपनी पुली भी चलती है, ठीक। अब उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि अपनी पुली भी चलने लगी। देखिए, मान लो कि पुली ऐसे चली, जैसे एक सवाल ही लेते हैं अपन तो। मान लीजिए चली वीपी, और वीपी के लिए ले लो 4 मीटर पर सेकेंड, और उसमें एक ब्लॉक लटका हुआ है ए, और इधर लटका हुआ है बी। और मैं आपको कहता हूं कि बी नीचे चल रहा है 10 मीटर। मैं अपन तो वेलोसिटी ऑफ बी मान लेते हैं, जो भी अपने को माननी हो, वेलोसिटी ऑफ बी, और ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए। कुछ भी हमें इनमें रिलेशन चाहिए। मान लो हमें अभी अपन आगे कर लेंगे, ऐसे सिचुएशन है मान लेते हैं अपन तो, ठीक। अब इनमें रिलेशन कैसे निकालें? हो सकता है इनमें से 2 पता हो, एक तीसरा अपने को निकालना हो। अब हम सिंपल सी बात करते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं कि तू चीटा बनकर, तू कौन? चीटा हंसने का विषय नहीं है, बहुत सारे चैप्टरों में चीटा आएगा। चीटा इसलिए आपको बनाया जाता है क्योंकि चीटा छोटा वस्तु है। आप रिलेटिव पढ़ोगे तो आप नदी के साथ बहोगे, तो नदी के साथ बहोगे तो आपको चीटा बन के पत्ते पे बैठाया जाएगा। तू इतना गेंडा है, हर जगह बैठ, इसलिए अपने आप को चीटा इमेजिन करना पड़ेगा। लड़कियां चीटी इमेजिन कर सकती हैं, तो चीटा बन गया। तू अगर चीटा बन के देखे तो ये पुली वाला चीटा क्या कहता है? पुली वाला चीटा कहता है कि ए की रफ्तार अगर ऊपर है तो बी की रफ्तार नीचे है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए। किसने बोला? ये चीटे ने। अगर चीटा यहां बैठ जाए तो क्या ये बात इस चीटे के लिए भी सही है? अरे भाई साहब, मैं 2 लॉजिक से आपको आंसर बताऊंगा। पहले बताओ, तू अगर चीटा बन के चलती हुई पुली पे भी बैठ जाए तो जिस पे अपन बैठ जाते हैं क्या वो रेस्ट पे हो जाती है? अब इस चीटे के लिए पुली कैसे? तो चीटा क्या बोलेगा
कि मेरे लिए अगर ए की रफ्तार ऊपर है तो बी की रफ्तार, ऐसा कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? तो क्या ये बात इसके लिए भी सही है? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चीटा। अब सोच, ओ क्या तुम्हें ये बात समझाती है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब बी पर बैठकर किसको देखो? किसको देखो? बी पर बैठकर किसको देखो? ए को। बी पर बैठकर ए को देखो। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। तो जिस पर हम बैठते हैं उसे रेस्ट पर कर लेते हैं। उसे कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? रेस्ट पर। अब देख यहाँ पे बोलो, ओ हो, अगर ये बात यहाँ पे भी सही है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद चीटा। अब सोच, चीटा वास्तविकता में चीटा वास्तविकता में कहां बैठा हुआ है? कहां बैठा हुआ है? पुली पर। तो क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू? यार आवाज नहीं आई यार। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। अरे नहीं आया, आया नहीं आया। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। ध्यान से देख, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? आया नहीं आया? अरे सोच लो, तो अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई बुराई। अच्छा, ए बी और पुली की रफ्तार क्या साइन के साथ रखेंगे? कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? ये मैंने फील वाला तरीका बताया। तू चाहे तो मैथमेटिकल भी बता सकता हूँ, सुन ले। मैथमेटिकल कैसे बताते हैं? बोलते हैं ये रफ्तार, ये दूरी मान लो x1 और ये दूरी मान लो x2। बताओ स्ट्रिंग की क्या चीज कांस्टेंट रहती है? लेंथ। क्या कांस्टेंट रहती है? अगर उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है तो क्या लिखना चाहिए? x1 प्लस x2 इक्वल्स टू l। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू, अगर x1 प्लस x2 इक्वल्स टू l है, क्या ये कांस्टेंट है? अगर कांस्टेंट, कौन चेंज हो रहा है? x1 x2 की l। जैसे जैसे चलेंगे कौन चेंज होगा? l चेंज। डिफरेंशिएट दिस, dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt इक्वल्स टू, अब समझना फील के साथ, थोड़ा फील करना तब समझ आएगी वो बात। अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो सोच, ये पुली और ये स्ट्रिंग और यहां से लेकर यहां तक की दूरी x1 है। अब समझना, लॉजिकली समझ, तो x1 dx1 बाई dt इस बात पर डिपेंड करता है कि ये पॉइंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, और इस बात पर डिपेंड करता है कि ये पॉइंट चल रहा है या? अरे नहीं आया। x1 पुली के उस पॉइंट से लेकर क्या ब्लॉक तक की दूरी है? अरे आवाज ही नहीं आई यार। ये पॉइंट क्या पुली पर है? तो वास्तविकता में dx1 बाई dt वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली है। अरे आवाज नहीं आई यार, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है? पुली पर। और ये कहां पर है? a पर। तो ये dx1 बाई dt वेलोसिटी ऑफ a है, वेलोसिटी ऑफ पुली है, या वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली है? अरे नहीं आया, नहीं आया यार। अरे आया कि नहीं आया यार? तो ये लिखा गया वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली। dx2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली। वापस यही तो आएगा, वापस। मेनली तो खैर प्रूफ तो मैंने बता दिया। मेनली अपने को इस प्रूफ के बारे में फील आनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b बाई 2। फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, फील आएगी। इधर देख, मान लो मैं आपको बोलूं
कि पुली ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। ओरली भी आंसर दे सकते हो, ये ब्लॉक इधर ऐसे लटका हुआ है, बताओ एक ही रफ्तार, ओरली दे सकते हो। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे 10 कैसे आई? क्या सबको चमक गया? सोच लो। अरे हाँ ना बोल। इस पॉइंट की रफ्तार कितनी? भाई धरती जोड़े तो 0 हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो गई? 0। वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो गई? 0। वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है, बोलो क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ पुली यानी कि 5 बराबर 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ ए बाई 2। क्या आपको सबको समझ में आया? ये हो गया 10। अरे नहीं आया? कोई दिक्कत? और सुन, गलत मत करना, बिल्कुल सिंपल। देख इसको थोड़ी थोड़ी देर लिखना। ए बी ये मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लो, नहीं ये तो निकालना है। सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे। क्या बहुत आसानी से निकल आया? सोच लो। बहुत आसानी से क्या निकल गया? बोलो बोलो। क्या वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी? 4। वेलोसिटी ऑफ बी कितना? -10। -10 बाई 2 कितना आया? -3। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऐसे टाइम पास और कराऊं कि क्लियर है? अरे सबकी आवाज़ नहीं है यार। अरे माइक ने वाकई परेशान करा। हेलो हेलो, ये इसकी बैटरी खत्म हो गई क्या? थोड़ा सा, अच्छा ऐसी कोई खास बात नहीं है। देखो मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसा सवाल है, गलत मत करना, सब लोग कर सकते हैं। डरना मत डायग्राम देख के। एक ही रफ्तार बताओ, एक ही। क्या कह रहा है? आंसर बता रहा है क्या? बड़ा लिखो, अच्छा ही कह रहा है। छः मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग कर सकते हो, भले दिखने में टफ है, दिखने में टफ है पर तुम लोग कर सकते हो। बोलो बोलो। हाँ भाई बोलो। कितना? कितना? पहले तब क्या कैसे करेंगे सवाल? क्या सबसे पहले इस पुली की रफ्तार, यार इसकी शायद लीड खराब हो गई है, लीड देना दिखाएं तो। ये 6 और ये 4, मुझे बताओ ये क्या इसकी रफ्तार निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? इसकी पुली की रफ्तार कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए 6 - 4 बाई 2 ए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, ये 1 से ऊपर जा रही है।
अगर ये एक है तो क्या इस पुली के लिए, ध्यान से देखो तो फॉर्मूला 3 बार लगेगा। फॉर्मूला कितनी बार? 1 2 3, 1 यस और नो। फॉर्मूला 3 बार लगेगा, 1 2 और 3। एक बार लगा ये आ गया, जब ये आ गया तो इसमें फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको मान लेते कुछ भी x ऊपर, तो देख हमने लिखा 10 बराबर 1 प्लस एक्स बाई 2 220 माइनस 1। क्या एक्स की वैल्यू कितनी है? 19। तो क्या 19 से ऊपर जा रहा है? ओ हो। फिर से फॉर्मूला लगाओ इस पर। 19 इक्वल्स टू 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ a बाई 2। मेरे हिसाब से 38 आया। 38 आया क्या? अरे हाँ ना बोलो। कोई कष्ट? अब ऐसे पता नहीं कितने सवाल बनाए जा सकते हैं। ये देख, एक और करते हैं, आइए थोड़ा सा टफ बनाऊंगे इसको, हैं? बनाऊं टफ? ऐसे नहीं, टफ बनाने के चक्कर में सारा सवाल ही गलत हो जाए। प्रयास करते हैं, प्रयास। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल खास तौर से आपके लिए डिजाइन। देखिए ये इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये 53, कर सकते हो वैसे से, कोई खास बात नहीं। ये तो ये हो ही गया, B C D। क्या क्या देना पड़ेगा देखते हैं। यार आज माइक कराना बहुत ज़रूरी है, बुला लो, आज बुला लो। जितना भी इसमें कुछ भी लगे उसको सही कराओ हर कीमत पे। 3-4 माइक लगा के और शाम को मेरे को टेस्ट करवाना। दूसरे सर को बोल दो अभी। हाँ कितना कितना डेटा लो, रुक जाओ। ये 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। इसको 10 ऊपर ले लो, ठीक। सी की रफ्तार बताओ, सी की। बोलो कितना सही कराया क्या सब लोगों ने? सोच लो कैसे कराया बताओ। ये 10 तो ये कितना? यार आवाज नहीं आई यार। ये 10 तो ये कितना? सोच लो। ये 10 तो 5 कैसे? ध्यान से देखो। तो अपने लिखा इस वाली पुली की रफ्तार मान लीजिए ऊपर मान लेते हैं, तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू 0 प्लस 10/2, यानी कि आंसर आया वेलोसिटी ऑफ पुली इज 5। ये 5 आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ ये 10 तो ये कितना? ये फॉर्मूले से लगेगा या पहले वाली लॉजिक? किससे? पहला वाला लॉजिक कौन सा? पहला लॉजिक कौन सा? अरे बोलो भाई, मेरी बात ध्यान सुनो। ये 10 तो ये क्या इस पॉइंट की रफ्तार ऐसे इधर जा रही है? मान लो तो ये 10 का इधर कंपोनेंट क्या 10 cos 53 क्या इधर 6 है? यार आवाज नहीं आई यार। 6 6 6 6 6 6, ये पुली कितने से जा रही? यार आवाज नहीं आई यार। इसमें फॉर्मूला लगेगा या पहले वाला लॉजिक? तो ये पुली कितने से जाएगी? 6। ओके, 6 से चली गई ऊपर। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। 6 से ऊपर चली गई, बहुत सुंदर। अब ये 6 से गई, ये वाली पुली जा रही है 5 से। कितने जा रही है? 5। क्या इस पुली पे फिर फॉर्मूला लगाया जा सकता है? 6 इक्वल्स टू 5 प्लस, अब इस पुली की रफ्तार मान लो x,
अरे क्या मान लो, तो लिखोगे 6 = 5 + x/2, यानी लिखोगे 12 - 5। क्या x की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? मैं सब सही कर रहा हूँ ना? x की वैल्यू आई 7। ओ हो, तो ये आ गया 7। फिर इसमें लगाओ 7 = वेलोसिटी ऑफ c प्लस वेलोसिटी ऑफ b/2, तो 7 = वेलोसिटी ऑफ c -4 क्यों? 2 7 जा 14 + 4। कितने लोगों को लगता है कि वो खुद सवाल बना के पढ़ा सकते हैं? कोई खास, अरे इसमें कोई खास बात? तुम्हें लगता है मैंने सवाल रटे हुए हैं या सिर्फ कॉन्सेप्ट आता है? तो बना लो यार जितने चाहिए, उसमें क्या है, जो मेरी इच्छा होती बनाया एकदम। कॉन्सेप्ट क्लियर होना, बोलो तो एक और। क्या समझ आ गया है? कोई बुराई वाली बात? एक और छोटी छोटी बात जो यहीं पे सीख लेते हैं, हालांकि एनएलएम में भी सीख सकते हैं, बट यहीं सीख लेते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से बात को समझें तो एक बात क्लैरिटी से समझना चाहिए। ये कंस्टेंट से हटकर छोटी सी बात है। जैसे मान लीजिए आपकी पुली है, इस पुली में एक स्ट्रिंग ऐसे, एक स्ट्रिंग ऐसे, यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे भी T, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग मासलेस है। मैंने बहुत सारे सिस्टम आपको बताया, पर मैंने बहुत सारे अजम्पशन लिए। मैं अजम्पशन को आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप बात को समझें। यहाँ पे जो मैंने पुली ली वो कैसी है? कैसी है? स्ट्रिंग कैसी है? और स्ट्रिंग और पुली के बीच में क्या है? फ्रिक्शनलेस। तब ये सब आप कर पा रहे हो, वरना करना पॉसिबल। इनका एक एक अजम्पशन हटाएंगे भी सही, तब रोटेशन तक अपन बात पे पहुंचेंगे। अभी सिंपल समझे जो हम ले रहे हैं। हम जितने भी सेटअप ले रहे हैं इनमें क्या क्या कंसिडरेशन है समझे। हम ले रहे हैं स्ट्रिंग कैसी है? स्ट्रिंग ले रहे हैं मासलेस। पुली भी कैसी ले रहे हैं? पुली भी मासलेस ले रहे हैं। और पुली और स्ट्रिंग के बीच का फ्रिक्शन कैसा है? 0। फ्रिक्शन = 0। ये जितने भी सेटअप हम पढ़ रहे हैं उसमें ये सब कहानी सच्चाई है। देखिए ये स्ट्रिंग मासलेस, पुली मासलेस, स्ट्रिंग और पुली के बीच फ्रिक्शनलेस, मतलब कोई फ्रिक्शन। अब सोच, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस थी और यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं था। अरे आवाज नहीं आई यार। 2 कंडीशन थी, इसलिए टी बराबर हुआ। अगर स्ट्रिंग मासलेस होती और फ्रिक्शन होता तो टेंशन अलग अलग होता, या आप पढ़ोगे रोटेशन में, और उस फ्रिक्शन की वजह से पुली भी घूमेगी। डरो मत। अरे यार, अगर ये स्ट्रिंग कैसी होती? मासलेस और फ्रिक्शनलेस, तब दोनों तरफ टेंशन सेम है। अगर मान लो ऐसे, हालांकि अभी नहीं है, अभी के कोर्स का पार्ट नहीं है। मान लीजिए ये मासलेस होती पर यहाँ फ्रिक्शन होता, तो ये टेंशन दोनों तरफ सेम, और वो टेंशन, वो फ्रिक्शन इस पुली को घुमा रहा होता, वो फ्रिक्शन इस पुली को। तो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? खैर, तो हमने बोला टी सेम। ये दोनों बात तब है, ये दोनों बात जब स्ट्रिंग मासलेस है और पुली और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन। ऐसे सुन, मान लो आपसे बोलूं कि ऐसे स्ट्रिंग ये ब्लॉक से लटकी हुई है, ये टेंशन T1 है, ये T2 है, इनमें रिलेशन बता सकते हैं? क्या जानते हैं सब लोग क्या रिलेशन है? T2 = ऐसा तो क्यों बोला? मान लो कि सिस्टम ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, पुली कैसी है? पुली कैसी है? पुली अगर मासलेस है, मैं तो कह रहा हूं ऐसा सिस्टम है, ये वाली पुली एक्सलेट कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी कर रहा है, नॉर्मल सी कोर्स की बात अपन करते हैं, तो अपन बोलेंगे ये ऐसा है, तो अपन लिखेंगे 2T1 - T2 = मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन। पहले था यस और नो? देखा रिस्पांस? अगर बहुत ध्यान से तो 2T1 - 2T2 पर मास ऑफ पुली कितना है? 0। इसलिए क्या लिखा गया? 2T1 = T2। इसलिए ऐसा अपन करते हैं। बेसिक बेसिक सी बातें अपन एलएम में ऐसी करेंगे, पर अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। और देख ध्यान से, और देख, मान लीजिए मैं ऐसा सवाल लेता हूं, ओरली बोलेंगे आप। सिस्टम ऐसे, स्ट्रिंग ऐसे आई, ऐसे घूमी, फिर यहाँ पे एक पुली लगी हुई थी, उससे फिर ऐसे आई, और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है ऐसे, ये T2, ये T1, 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 तीनों T1 क्यों बराबर है?
अब बोल T1 T2 में रिलेशन। पुली मासलेस है। अरे सिंपल है, बोल दो भाई। 3T1 इक्वल्स टू 3T1 इक्वल्स टू T2। ये सब एनएलएम का बेसिक से पार्ट है जो अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। और पे करूं कि बात समझ आ गई? तो हम जो कंसीडर करते हैं उसमें स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, फ्रिक्शनलेस पुली लेते हैं। और पुली भी कैसी लेते हैं? तब जाके हम ये शुरुआती पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे हम कुछ अच्छे सवालों में इन एजम्पशंस को हटाएंगे भी सही और उन सवालों को भी करेंगे, पर पहला बेसिक ये होना चाहिए। अच्छा, एक और बात समझे। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं सिंपल कि ये आपकी पुली है और ये आपका ए ब्लॉक है और ये आपका बी ब्लॉक है, और मैं आपसे बोलूं कि पुली इधर चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और ए चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक्सेलरेशन गिवन है, क्या बी का एक्सेलरेशन उसी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है? सोच लो। सिंपल ही तो है। वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय 2। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाई 2। बल्कि आप बहुत बेसिक से समझो। किसे समझो? तो वास्तविकता में हो क्या रहा है? वास्तविकता में जब पुली ब्लॉक सिस्टम चलता है, तो वास्तविकता में ये x1 प्लस x2 कांस्टेंट था। x1 प्लस x2। तो सोच, ये जब चली तो लिखना चाहिए 2 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पुली, 2 टाइम्स इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई। नहीं आया। अरे नहीं आया। सोच के भी देख अच्छे से, ध्यान समझना अच्छे से जो मैं कह रहा हूं। आप मान लीजिए ये ब्लॉक चला 2 मीटर ऊपर, कितना? 2 मीटर। और ये चला 4, तो यहां से कितनी रस्सी ढीली हुई? यहां कितनी? 4। पक्की बात? तो सोच, इस 2 और 4 को कंपनसेट करने के लिए ये कितना चलेगा? 6 की 3। सोच के बोल, सोच के बोल, सोच के बोल, सोच के बोल। अरे यार, दोनों तरफ पड़ी ना वो। अरे नहीं आया। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? फील करा रहा हूं बस। वैसे तो फॉर्मूला सब आ जाता है, कोई बुराई वाली बात। वेलोसिटी बताओ क्या, अगर एक्सेलरेशन पे भी रिलेशन आ जाए तो हमें उसमें कोई कष्ट। एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाई 2। घुसा या सन्नाटा है? घुसा की सन्नाटा है? उतार ले जो भी अच्छा लग रहा हो।